नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें मुख्यतः जो जुलाई मंथ है 2025 का, उसका करंट इसमें ऐड किया गया है। तो अपन इसमें बात करते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश अभी नए नियुक्त किए गए हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश डायरेक्ट भी आते हैं, वकील कोटे से भी आते हैं और न्यायाधिकारी कोटे से भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या 50 है। मतलब 49 तो न्यायाधीश रहेंगे, जज रहेंगे और एक मुख्य चीफ जस्टिस रहेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है। और अभी 50 पद हैं और टोटल 50 पद तो टोटल हैं और अभी 43 पद भरे हुए हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है और एक इसकी पीठ जयपुर में भी है। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी। जो रियल एस्टेट बिजनेस होता है उसकी सर्वोच्च अथॉरिटी यही होती है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट न्यायाधिकरण। और इसके अध्यक्ष अभी नए नियुक्त किए गए हैं मदन गोपाल व्यास। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष जो भी हो, वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा मदन गोपाल व्यास जी का। और ये राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट न्यायाधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजेश मीणा जी एक राजस्थान के बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, सवाई माधोपुर से ये बिलोंग करते हैं और ये आईएएस हैं। और फिलहाल इनको महाराष्ट्र में मुख्य सचिव महाराष्ट्र के बनाए हैं राजेश मीणा साहब को। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अपने मुख्य सचिव राजस्थान के हैं सुधांशु पंत जी, वैसे ही राजेश मीणा जो सवाई माधोपुर के हैं, इनको महाराष्ट्र के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कुछ निधन हुए हैं जुलाई माह में। अर्जुन सिंह शेखावत, अर्जुन सिंह शेखावत का रिलेशन पाली जिले से है जो राजस्थान में है और राजस्थान के ये साहित्यकार है। अर्जुन सिंह शेखावत राजस्थानी लैंग्वेज में साहित्यकार है और राजस्थानी भाषा पर लिखते हैं। राजस्थान में इन्होंने खूब सारी कृतियां लिखी है। उनमें से 1952 में इन्होंने प्रजा सेवक लिखी जो इनकी फर्स्ट रचना थी। फिर उसके बाद में इनकी 2006 में जो इन्होंने एक कृति लिखी बाखर्रा भोमिया, बाखर्रा भोमिया। इस कृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसको द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया नाम से ये अंग्रेजी इसका ट्रांसलेट किया गया और इस हेतु इसको यूनेस्को अवार्ड भी मिला। और अर्जुन सिंह जी को पद्म श्री मिला हुआ है 2021 में। इस प्रकार ये प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं। और बाखर्रा भूमि आप स्पेशल रूप से याद रखना, किसकी कृति है? अर्जुन सिंह शेखावत की। प्रज्ञा शर्मा की बात करें तो ये जयपुर के बालक हैं प्रज्ञा शर्मा। 55 दिन तक इन्होंने लगातार 5 किलोमीटर की दौड़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है प्रज्ञा शर्मा। ठीक है। सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के ऊपर ये मनाया जाता है। और इस समय सांख्यिकी दिवस पर खूब सारे जो सांख्यिकी अधिकारी हैं, राज्य में काम करने वाले, केंद्र में काम करने वाले, उन सबको जो अच्छे अधिकारी हैं, सांख्यिकी अधिकारी, उनको पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी थीम थी नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। ठीक है। आगे अपन बात करें विश्व जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 7R कॉन्क्लेव की बात करें तो ये जयपुर में हुआ। इससे पहले 3R भी जयपुर में हुआ था। और ये किसने आयोजन करवाया? एक तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राजस्थान और एक CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने ये 7R कॉन्क्लेव आयोजित कराया। इसमें 7R की फुल फॉर्म, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये था सस्टेनेबल जीवन, सस्टेनेबल सिटीज को कैसे बनाया जाए, सतत विकास के अनुरूप सिटियों का विकास कैसे किया जाए, ये 7R का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो R है उनकी फुल फॉर्म है रीथिंक, रिफ्यूज, रीयूज और रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर और रिसाइकल। तो ये 7R के टर्म्स हैं, वो आपको याद नहीं रखना। 3R तक तो सही था, रीयूज रिसाइकल जब तक तो ठीक था। अब 7R में आप ये मोटा मोटी देख लेना। विकसित भारत युवा संसद की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत युवा संसद 2025, ये किसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया? केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, ये खेल मंत्रालय की है स्कीम विकसित भारत युवा संसद 2025। और 1 से 3 अप्रैल को कराया गया। इसमें 18 से 25 साल के युवाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं में जो नेतृत्व क्षमता है
लीडरशिप क्वालिटी युवाओं की है उसको बढ़ाना, और साथ में नागरिक सहभागिता, हर कार्य में नागरिक का जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना, और नीतिगत चर्चाओं में उनकी भागीदारी, सब लोगों की देश की जो नीतियां बनती है उन चर्चाओं में लीडरशिप क्वालिटी में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना। 18 से लेकर 25 वर्ष के युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका नाम है विकसित भारत युवा संसद। ठीक है। वन महोत्सव कोटा में मनाया गया। व ग्रीन जस्टिस कॉन्फ्रेंस ये नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप, ये पहली इस प्रकार की चैंपियनशिप है, इसमें ऊंटों की दौड़ कराई गई। ये पुष्कर अजमेर में इसका आयोजन कराया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपना बलिदान दे दिया था, अमृता देवी, तो उनकी स्मृति में पुरस्कार दिए जाते हैं राजस्थान के सरकार के द्वारा। सीएम भजनलाल शर्मा ने ये पुरस्कार दिए। इसमें वन विकास संरक्षण व वन सुरक्षा श्रेणी, वनों के विकास, वनों की सुरक्षा हेतु ये अवार्ड दिया गया है गोविंद भारद्वाज जी को। वह वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा, वन्य जीव की श्रेणी में जो भी आते हैं उन सबका संरक्षण और उन सब की सुरक्षा हेतु अवार्ड दिया गया है डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। ये कोटपुतली बहरोड जिले से बिलोंग करते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये सेवा मेडल है जो शांति काल में दिए जाते हैं, और इसमें होते हैं विशिष्ट, अति विशिष्ट और फिर होते हैं परम विशिष्ट। परम विशिष्ट सबसे टॉप लेवल का जो मेडल इसमें माना जाता है। और ये दिए गए हैं 3 जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो राजस्थान से हैं, अनिंद सेनगुप्ता, पदम सिंह शेखावत, रघु श्रीनिवासन। ठीक है, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए गए हैं। फिर बात करें राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये जो काजरी है, जो जोधपुर में संस्था है, उसके प्रोफेसर है डॉक्टर धीरज सिंह, इनको दिया गया राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। एनसीसी अचीवर्स अवार्ड, जो नेशनल क्रेडिट कोर है, इसका अचीवर अवार्ड नरेंद्र राणा को दिया गया। एनसीसी का जो स्थापना दिवस है वो 15 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड दिया गया। एनसीसी में इनका विशिष्ट कार्य हेतु ये अवार्ड इनको नरेंद्र राणा साहब को दिया गया। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025, इसका आयोजन दुबई में हुआ, और रुमानी कपूर जो अपने यहाँ राजस्थान अजमेर से बिलोंग करती है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनको अवार्ड मिला। ग्लोबल बेस्ट केस प्रेजेंटेशन अवार्ड, जो केस प्रेजेंटेशन हुआ डॉक्टरों का, उसमें डॉक्टर संकल्प मित्तल को यह अवार्ड मिला है। बहज गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहज गांव, ये बहज गांव डीग में है, और इसमें एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे उत्खनन कराया गया। उत्खनन के बाद में ये पाया गया कि जमीन से लगभग 23 मीटर नीचे एक पेलियो चैनल मतलब नदी तंत्र है, और वो नदी कहीं ना कहीं सरस्वती जो प्राचीन नदी है उसी का ही भाग है। तो इसमें एक तो सरस्वती नदी का अंश पाया गया, वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी है उसका अंश यहाँ बहज गांव में खुदाई उत्खनन करने पर 23 मीटर नीचे तक पाया गया। और यहाँ पर खुदाई से पता चला कि यहाँ पर जो पुरानी सभ्यता है वो लगभग 3500 से 1000 ईसा पूर्व की पुरानी सभ्यता के अवशेष कुछ वहाँ पे मिले हैं। उन अवशेषों में क्या मिले, एक तो पेलियो चैनल मिला है, नदी तंत्र मिला है सरस्वती नदी का, और अवशेषों में मिले यज्ञ कुंड, खूब सारे यज्ञ कुंड मिले हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। मौर्य काल से संबंधित मातृ देवी का सिर, जो मातृ देवी की जो मूर्तियां होती थी मौर्य काल में, उससे संबंधित मातृ देवी का उनको सिर मिला है। और शुंग कालीन अश्विनी कुमारों की मूर्तियां मिली है। इसके अलावा महाभारत काल से इनको मिला है मिट्टी के बर्तन, ब्राह्मी लिपि की मोहरें। ये सभी साक्ष्य मिले हैं, और इन साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि ये लगभग 3500 से 1000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य हैं, और ये बहज गांव डीग में ये सारे साक्ष्य मिले हैं। क्लाउड सीडिंग अभी बहुत फेमस रहा है। क्लाउड सीडिंग को कृत्रिम वर्षा भी बोलते हैं। जो राजस्थान में जो रामगढ़ बांध है जयपुर जिले में, वहां पे ये क्लाउड सीडिंग करवाई गई, ड्रोन की सहायता से ये क्लाउड सीडिंग कराई गई। क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम वर्षा कराते हैं, और ड्रोन जो जिनके द्वारा क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा कराई गई वह ड्रोन ताइवान से आयात किए गए थे। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो राज्य कृषि विभाग,
जिसके मंत्री किरोड़ी जी मीणा है, और अमेरिकी कंपनी जेनेक्स एआई, इन दोनों के द्वारा ये कार्य किया गया। और वहाँ पे ऐसी क्लाउड सीडिंग होने वाली भारत की पहली ये क्लाउड सीडिंग थी। और एआई ड्रोन्स की मदद से ये क्लाउड सीडिंग कराई गई। अब क्लाउड सीडिंग में मुख्यतः क्या काम में आता है, एक तो आता है सिल्वर आयोडाइड AgI, और एक आता है पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ। इन सब का प्रयोग किया जाता है ताकि पानी का जल्दी से संघनन हो और फिर वो वर्षा के रूप में वहाँ पे सीडिंग उसकी कराई जा सके। ठीक है, तो आप ये याद रखना, क्लाउड सीडिंग रामगढ़ बांध जयपुर। केराकल एक ट्रम है और ये बिल्ली की प्रजाति है, मध्यम जो बिल्ली है उनकी प्रजाति है। ये बिल्ली गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में थी और हाल ही में जो अपना राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, उस रिजर्व में केराकल नाम की बिल्ली को देखा गया है और इसके बाद में ये न्यूज में रही। राज्य का फर्स्ट स्नेक सर्प पार्क जो राजस्थान का है वो कोटा में ही है। कोटा में नमो टॉय बैंक, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं बिरला साहब कोटा से हैं, तो उन्होंने ये नमो टॉय बैंक की स्थापना, ये पहल है जो स्टार्ट की है वो कोटा से की है। राज्य का फर्स्ट बटरफ्लाई तितली का जो पार्क है वो अम्बेरी उदयपुर में बनाया गया है। संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा मतलब उनकी मूर्ति कहीं लगाई गई है, वो जैसलमेर में संत सदाराम जी महाराज का। पहला LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो प्लांट है वो राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट गैस के द्वारा लगाया गया है, वो निमराना में लगाया गया है। ऐसा इस तरह का ये पहला प्लांट है राजस्थान का। गोरबिया सोलर पावर परियोजना का संबंध नोखा बीकानेर से है। जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसने राजस्थान को कुसुम योजना ए में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए 5000 मेगावाट की अतिरिक्त आवंटन उन्होंने ये राजस्थान को आवंटित किया है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके अंदर रिन्यूएबल ऊर्जाएं हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं उसमें आती है जिनसे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है और वो नवीकरणीय होती है। तो इस मंत्रालय की रैंकिंग में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में देश में पहला स्थान राजस्थान को मिला है। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता है 37,818 मेगावाट और पूरे देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता है 2,33,999 मेगावाट। ठीक है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा में पूरे देश भर में फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास, ये वाइल्ड लाइफ ओवरपास ऐसे है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली वडोदरा गुजरात होते हुए मुंबई तक, तो इस एक्सप्रेसवे के बीच में रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट आता है और इस टाइगर रिजर्व को पास करने के लिए एक ओवरपास बनाया गया है लगभग 12 किलोमीटर लंबा। ऐसा इस प्रकार का ओवरपास पूरे भारत में ये पहला है जो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है इस पे रणथंभौर पार को ओवरपास करने के लिए एक्सप्रेसवे पे ओवरपास बनाया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने लगभग 4-5 देशों की यात्राएं की है, उसमें उन्होंने जुलाई माह में सबसे पहले मोदी जी घाना गए और घाना में उनको घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये मोदी जी को वहां पे सम्मान के रूप में दिया गया और घाना के जो राष्ट्रपति है जॉन ड्रामानी, उनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। घाना के साथ भारत के कुछ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं और इसमें है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, मतलब भारत और घाना के जो सांस्कृतिक हैं चीजें हैं उनका आदान प्रदान अब से होगा, ये MOU हुआ है। संयुक्त आयोग की बैठक, दोनों देश अपने अपने जो संयुक्त आयोग है उनकी बैठक कर सकती है, एक दूसरे से सीख सकती है। और भारतीय मानक ब्यूरो, जो जैसे ISI है ये मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड ब्यूरो, ऐसे ही वहाँ के जो घाना के जो मानक ब्यूरो हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्राधिकरणों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। और एक पारंपरिक व वैकल्पिक चिकित्सा, जो पारंपरिक चिकित्सा है वैकल्पिक चिकित्सा है, इन दोनों के डिपार्टमेंट जो भारत और घाना के हैं वो आपस में संबंध बनाएंगे और उनके बीच में कार्य संपन्न होंगे। इन दोनों संस्थानों के बीच में MOU हुए हैं। दूसरी यात्रा उन्होंने की है त्रिनाद व टोबैगो, ये कैरिबियन कंट्री है जो उत्तरी अमेरिका के मतलब राइट साइड में पड़ जाती है त्रिनाद व टोबैगो। तो
इन्होंने वहां पर भी मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द ट्रिनाड एंड टोबैगो का सम्मान इनको दिया गया है, वहां के जो पीएम है कमला प्रसाद के द्वारा। ठीक है, और ट्रिनाड एंड टोबैगो ये कैरिबियन ऐसा पहला देश है जिसने यूपीआई पेमेंट अपनाने वाला कैरिबियन पहला देश है। फिर इसके बाद में अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका में है, वहां पे मोदी जी गए और वहां के और भारत के, अर्जेंटीना और भारत के लगभग राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंधों को लगभग 75 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में मोदी जी वहां पे गए। वहां के राष्ट्रपति हैं जेनियर मिली, और उन्होंने जो ब्यूनस आयर्स वहां का शहर है, इस शहर के जो चीफ हैं उन्होंने मोदी जी को शहर की वहां की चाबी मोदी जी को इस उपलक्ष्य में दी। ये भी एक सम्मान होता है, किसी शहर की चाबी देना भी सम्मान होता है। फिर मोदी जी की चौथी यात्रा विदेशी यात्रा थी जुलाई के मंथ में ब्राजील की। यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में पहले से तय था कि 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो ब्राजील में मनाया जाएगा, और उस ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए मोदी जी ब्राजील भी गए। फिर ब्राजीलिया का राजकीय दौरा भी मोदी जी ने किया। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, और ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया ब्राजील में। ठीक है, यहाँ ब्राजील में मोदी जी को ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस नाम का अवार्ड दिया गया। अब ब्रिक्स की बात करें तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन मैंने आपको बताया रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। और ब्रिक्स का अपन शुरू से देखते हैं तो ब्रिक नाम की एक थी और संस्था थी, उसका स्थापना 2009 में हुआ आधिकारिक रूप से, और ये पहला सम्मेलन यक्टिनबर्ग रूस में आयोजित किया गया। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। फिर ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना 2016 में हुई। वित्त और संबंधी सारे कामों के लिए बैंक की आवश्यकता होती है हर संस्थान को, तो ब्रिक्स ने अपना बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2016 में हुई। और अब जो नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन होगा 18वां, वो भारत में आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। हाल ही में जनवरी 2025 में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें इंडोनेशिया जुड़ा, और इंडोनेशिया सदस्य होने के बाद में ब्रिक्स के अब टोटल 11 सदस्य देश हैं। और जो एनडीबी मैंने आपको बताया जिसकी स्थापना, जो ब्रिक्स का बैंक है जिसकी स्थापना 2016 में हुई, उसमें भी 11 सदस्य हैं। और हाल ही में जो 2 नए सदस्य जुड़े हैं वो है कोलंबिया व उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये ब्रिक्स के बारे में था। फिर मोदी जी गए नामीबिया, जो अफ्रीकन कंट्री है नामीबिया, तो नामीबिया में मोदी जी को मिला द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्बिथिया मिराबिलिस नाम का सम्मान। और फिर उसके बाद में ये 5 यात्रा करने के बाद में थोड़े समय बाद में मोदी जी की यूके की यात्रा रही। उसमें जो वहाँ के जो सम्राट है किंग साल III को एक पेड़ दिया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उनको एक पेड़ उन्होंने मोदी जी ने गिफ्ट किया। और भारत व यूके के बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में औपचारिक रूप से जो व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता है CETA, उस पर साइन किए गए भारत और यूके के बीच में। इसको लेकर मोदी जी ने यात्रा की थी। और इंडिया यूके विजन 2035 को अपनाया दोनों देशों ने। ठीक है, फिर बात करते हैं पीएम मोदी की मालदीव यात्रा। चूंकि मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होना था, तो वहां पे मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में मालदीव के द्वारा, मतलब मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। और ये 60 वर्ष उनको स्वतंत्र हुए हो गए, और भारत व मालदीव के संबंधों को भी 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में मोदी जी वहां पे गए थे। और मालदीव को 2 आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब, विश्व क्यूब सौंपे गए। ये इमरजेंसी हेल्थ क्यूब होते हैं जो क्राइसिस के समय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए काम में आते हैं, इमरजेंसी किट है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार और भागीदारी समझौता साइन हो गया है, और ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। एक पहल है 3/35, ये WHO की पहल है। इसका मतलब ये है अगले 10 वर्षों में स्वास्थ्य कर, एक नया प्रकार का कर लगाया जाएगा जिसमें जो नुकसान करने वाले पदार्थ है जैसे तंबाकू है, शराब है, मीठे पेय है, इन सब में लगभग करों के माध्यम से कीमतों में 50% की वृद्धि की जाएगी। फिर अपन बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों की मीटिंग COP15, ये जिम्बाब्वे में हुई। रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कार्य करता है,
फिलहाल भारत में 91 आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें सबसे नवीनतम किचन व फलोदी जो जोधपुर में है, ये इसमें शामिल हुई। और रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों की 15वीं जो कोप है वो जिम्बाब्वे में आयोजित की गई। और जिम्बाब्वे में जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, तो वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। सेकंड WHO का जो पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन है, ये भी भारत में आयोजित किया जाएगा दिसंबर 2025 में। फिर बात करते हैं नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शिखर सम्मेलन हेग नीदरलैंड में आयोजित हुआ 2025 में। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, ये नेपाल में आयोजित की जाएगी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, अलग अलग देशों के जो पासपोर्ट हैं वो कितने पावरफुल है, कितने देशों में वो पावरफुल है, उसको देखने के लिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 निकाला गया। और ये सारा डेटा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के डेटा पर आधार पे निकाला गया। इसमें मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, और भारत का इसमें स्थान है 77वां। ठीक है। जेनिफर सिमंस की बात करें तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। सूरीनाम भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और सूरीनाम के भारत के अच्छे संबंध है। और जेनिफर सिमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फुमधाम वेचाचाई, ये थाईलैंड के जो पीएम है वो बने हैं फुमधाम वेचाचाई। यूलिया स्विरिडेंको, ये यूक्रेन के पीएम बने हैं यूलिया स्विरिडेंको। कुछ युद्ध अभ्यास देखते हैं। पासेस एक्स, ये भारत व यूनान के बीच में अब युद्ध अभ्यास है, और ये मुंबई में आयोजित किया गया। जामाता की बात करें तो जामाता भारत और जापान के बीच में है। एक नौसेना का अभ्यास है जो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया जामाता। ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 14वां ऐसा आयोजन हुआ जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। और थल सेना का ये अभ्यास है, और राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया 28 जुलाई से लगभग अगस्त तक ये चलेगा। सिम्बैक्स की बात करें तो सिम्बैक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। इसको लोइन किंग अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र पहले 18 साल थी, अब उसको कम करते हुए 16 साल आधिकारिक रूप से मतदान की उम्र ब्रिटेन में कर दी गई है। यूएसए की बात करें तो यूएसए यूनेस्को से सदस्यता से त्यागपत्र देने की यूएसए ने घोषणा कर दी है। दानस तूफान की बात करें तो ये अभी ताइवान में आया था, दानस तूफान। और संयुक्त राष्ट्र ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो ग्रुप है इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अबू धाबी जो यूएई है, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। इसमें यूएई व ओपन एआई, इन दोनों की साझेदारी से ये बनेगा। और ओपन एआई का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नाम है स्टारगेट, उसकी सेवाएं पहली बार यूएई में दी जाएगी। यूएई में एक बहुत बड़े एरिया में एक कैंपस बनाया जाएगा, उसके द्वारा स्टारगेट के द्वारा सारी सेवाएं दी जाएगी। तो सबसे बड़ा दुनिया का डाटा सेंटर यूएई में बनेगा। अभी हाल ही में न्यूज में रहे जगदीप धनखड़ साहब, जो भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पद से अचानक ही त्यागपत्र दे दिया। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और 21 जुलाई को उन्होंने ये इस्तीफा दिया। और ऐसा इस्तीफा देने वाले, कार्यकाल से पहले जो इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ साहब हैं, ऐसे वो तीसरे उपराष्ट्रपति भारत के बने हैं। इससे पहले वी गिरी साहब है, दूसरे वेंकट रमन साहब है। ये राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने त्यागपत्र दिया था, लेकिन यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ साहब है उनका स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया गया। इसमें अनुच्छेद 67A की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो जैसे जगदीप धनखड़ साहब है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हस्तलिखित अपने हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र वो उन्होंने उनको दिया लिखित में, और ये आर्टिकल 67A में लिखा हुआ है। तो ऐसे हस्ताक्षर युक्त लिखित त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है। अब उनकी सीट वैकेंट हो गई। अब चूंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब उनकी सीट वैकेंट हो गई, इस जगह पर उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति कार्रवाई की अध्यक्षता करते हैं। यह आर्टिकल 67A में लिखा गया है। और एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है 68(2). भाई अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हो, इसके लिए 68(2) में दिया गया है
कि यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने से रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए। इसमें कोई मतलब निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है, यथाशीघ्र लिखा गया है संविधान में आर्टिकल 68(2) में। ठीक है, अब नए जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। ये निर्वाचन आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चुनाव की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट 1952 की धारा 4 के अनुसार यह अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में? राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा में वर्तमान में 542 है, एक सीट रिक्त है, व राज्यसभा में 240 है, 5 सीटें रिक्त है। तो इस प्रकार टोटल 782 सदस्य अभी वोट करेंगे इसमें। ठीक है, पीएम मोदी है जो दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम बन चुके हैं। पहले जो पीएम है सबसे लंबे कार्यकाल वाले, वो भारत के पहले पीएम है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1947 से लेकर 64 तक शासन संभाला, भारत के पीएम रहे, लगभग 6000 दिनों तक ये पीएम रहे। द्वितीय नंबर पर है प्रधानमंत्री मोदी, जो 2014 से अब 2025 तक लगातार वहां के पीएम भारत के रहे हैं। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है जो लगभग 4000 दिनों तक भारत की पीएम रही है। और फोर्थ नंबर पे है मनमोहन सिंह, वो लगभग 3500 से कुछ दिनों तक भारत के पीएम रहे हैं। आर्टिकल 83 की बात करें, इसके द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिप्शन है। 83 तो 12 व्यक्ति जो भी विज्ञान, साहित्य, कला व समाज सेवा से संबंधित हो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। तो इसमें अभी हाल ही में 4 व्यक्ति मनोनीत किए गए। एक तो उज्जवल निकम जो कानून से संबंधित व्यक्ति है, हर्षवर्धन श्रृंखला ये कूटनीति, डिप्लोमेटिक राजनीति से संबंधित व्यक्ति है। मीनाक्षी जैन की बात करें तो साहित्य व शिक्षा से है। सी सदानंद मास्टर ये सामाजिक सेवा से संबंधित है। हरियाणा के जो पूर्व राज्यपाल थे वो बंडारू दत्तात्रेय थे और हाल ही में उनकी जगह राज्यपाल आए हैं वो असीम कुमार घोष आए हैं। वह गोवा के जो राज्यपाल आए हैं वो अशोक गजपति राजू नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं गोवा में। ठीक है, लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं वो है कविंदर गुप्ता। इंडेक्स कार्ड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहल है। चुनाव के पश्चात जो भी सांख्यिकी रिपोर्टिंग होती है, किसको क्या वोट मिले, कैसे मिले, ये सब इंडेक्स कार्ड में बताया जाएगा। अब बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की। जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है और अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है, वो लगभग 60 है और भारत इस 6ठे नंबर पर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में। तो मराठा जो मिलिट्री लैंडस्केप है, मराठा साम्राज्य के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई, किले बनाए गए, उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अब इस प्रकार टोटल 44 भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। 43वीं मोइदम जो कब्रिस्तान थे आसाम के वंश के वो थे और 44वां है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। और फिर ये इसमें लगभग 12 किले हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जैसे राजस्थान के 6 किले हैं ना, जो पहाड़ी किले हैं वो शामिल किए गए थे, वैसे ही मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 12 किले हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई मराठा नाम से आपको पता चलेगा ये सारे महाराष्ट्र में होंगे, नहीं, एक तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो इनमें से 11 तो है महाराष्ट्र में और एक है तमिलनाडु में। इसका नाम आप याद रखना, जिंजी दुर्ग, ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ही है। और महाराष्ट्र में है जो उनके मोटे मोटे नाम अपन देख लेते हैं, एक शिवनेरी किला है, पन्हाला है, विजयदुर्ग है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सुवर्णगढ़ है, लोहागढ़ है और खंडेरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको ध्यान में रखना। 44वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 1999 में कारगिल में भारत ने पाकिस्तान से विजय प्राप्त करी थी 26 जुलाई के दिन। तो कारगिल हिल को अपन ने जीत लिया था, उन्होंने सबने सरेंडर कर लिया था, तो इसलिए इस उपलक्ष्य में अपन कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। विश्व जनसंख्या की बात करें तो भारत जनसंख्या में पहले स्थान पे है विश्व में। बुक्स की बात करें तो द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया, ये राम माधव की बुक है। चुनौतियां मुझे पसंद है, ये इंपॉर्टेंट है। आनंदी बहन पटेल जो
उनके ऊपर लिखी गई है चुनौतियां मुझे पसंद है। ठीक है, फिर बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विजय हजारिया के द्वारा लिखी गई है। अम्बेडकर्स मैसेज, अम्बेडकर के जो मैसेज हैं, ये बुक लिखी है डॉक्टर एस वी वीरप्पैया। फिर बात करें इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर इंडिया, जिन्होंने इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये राघवन जी के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर बात करें माटी के मोती, ये पीयूष कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखी गई बुक है। और फिर बात करें इंडिया हाउ स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, जो G20 प्रेसिडेंसी भारत में आयोजित की गई उसकी सारी इसमें कहानी बताई गई है। ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई, जो उस समय G20 के शेरपा थे। हाल ही में इन्होंने G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब बात करें तेगवीर सिंह, ये यूरोप जो माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, वहां पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं तेगवीर सिंह। फिर बात करें श्री कोटा श्रीनिवास राव गोरू, ये फिल्म एक्टर भी हैं, इन्होंने अभी पिछले साल भी एक फिल्म बनाई थी, और ये पॉलिटिशियन भी है। और ये पॉलिटिशियन कहाँ से है, विजयवाड़ा सीट आंध्र प्रदेश से विधानसभा सदस्य हैं, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। दिलीप दोषी की बात करें, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने एक आत्मकथा इनकी लिखी हुई है स्पिन पंच, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे दिलीप दोषी, इनका निधन हो गया। रो के प्रमुख बने हैं अभी पराग जैन, जो रवि सर है उनकी जगह पराग जैन को रो के प्रमुख बनाए गए। ये आईपीएस है पंजाब कैडर के। फिर बात करें अजय सेठ की, तो इनको इरडाई के अध्यक्ष बनाए हैं अजय सेठ को। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं अजय सेठ। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।